पार्ट है। इससे पहली वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को दो तरह के फैक्टर्स ज्यादा इनेबल करते हैं, या इन दो फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफी इजी हुआ है। पहले उसमें हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में कौन सा फैक्टर देखा था, हम लोगों ने उसमें टेक्नोलॉजी के आ जाने से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से हमारा बहुत इजी हुआ है, कंपैटिबल हुआ है। और आज दूसरा प्रोसेस है लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन होने से कैसे जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इजी हुआ है। समझ में आ रहा है? और इसकी डेफिनेशन आपकी बोर्ड पर लिखी हुई है। इसमें क्या लिखा है, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने करा ही क्या है, रिमूविंग ऑफ बैरियर्स। बैरियर जैसे आप देखते हैं बाधाएं आती हैं, आप सड़क पर भी जाते हो, सड़क पे क्या होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स बने हुए होते हैं। वो स्पीड को ब्रेक करने के अंदर रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं। तो इसी तरीके से ट्रेड के प्रोसेस के अंदर जो बैरियर्स हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई हैं ताकि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो और भी अच्छे तरीके से ब्लूम कर सके, ज्यादा अच्छे तरीके से इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके। इसीलिए ही लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली बता रही है, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन। तो वो कौन-कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो हम लोग जब बिजनेस करते हैं तब होते होंगे? किसी को आइडिया है कौन-कौन से ऐसे बैरियर्स होंगे जब हम बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तब आते होंगे? ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब हम बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटरनेशनली हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बैरियर्स लगाती है, और उसी बैरियर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी किसकी, इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया मार्केट पढ़ा था। चाइना के टॉयज हमारे मार्केट के अंदर आए थे। चाइना के टॉयज इतने ज्यादा मार्केट के अंदर आए कि भारत की जो इंडस्ट्रीज टॉयज को बना रही थी वो सारी की सारी क्या हो गई, बंद हो गई थी, सारी की सारी उनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होने लगी। इंडिया के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है काफी कम थी, और भारत के अंदर बन रहे प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगी, और उसका दाम भी काफी ज्यादा था। इस वजह से बची कुची जो दुकानें थी वो भी बंद हो गई, या फिर क्या किया लोगों ने, भारत के अंदर अपनी दुकान के अंदर सारा का सारा सामान रिप्लेस कर दिया। किससे? इंडियन गुड्स की जगह पर क्या आ गए थे, चाइनीज गुड्स आ गए थे। सबको याद है ये एग्जांपल हमारा? तो इसमें रोल ऑफ लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन ने ऐसा क्या किया कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हमारा इजी हो जाए, या फिर हम इस तरीके से कैसे अपने इंडिया की मार्केट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इंडिया की मार्केट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एग्जांपल ढूंढ करके निकाला है, वो लिबरलाइजेशन है। तो उसमें कहा रोल ऑफ ट्रेड बैरियर्स का मतलब होता है लिबरेट कर देना, बिल्कुल फ्री कर देना। और हमारे देश की गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा था। ग्लोबलाइजेशन के अंदर कोई भी आए, कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हमारे देश के अंदर आकर के अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन जब हमारी देश की गवर्नमेंट ने देखा इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से हमारी इंडिया की मार्केट पहले से भी बद से बदतर होती जा रही है या बंदी होती जा रही है, तो उसने लगाना शुरू कर दिया ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड के ऊपर कुछ रोकथाम करने के लिए। क्योंकि आप देख रहे हो ये ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में कौन आ रही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आ रही हैं। हालांकि वो हमारे देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं, विदेशी मुद्रा को लेकर के आ रही है, पैसा हमारे देश के अंदर इंस्टॉल कर रही हैं, लेकिन वो उसके बावजूद क्या कर रही हैं, पैसा कमा करके अपने देश के अंदर उससे भी ज्यादा भारी मात्रा में ले जा रही है। पैसा थोड़ा सा लगाया उन्होंने हमारे देश के अंदर, प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही है, और अर्न करने के बाद सारा का सारा पैसा फिर फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो ले जाकर के अपने देशों के अंदर जमा कर देती हैं। तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगाए, जैसे कि उसने कहा टैक्स ऑन इंपोर्ट। भी हमारे देश के अंदर इंपोर्ट करेंगे उस पे टैक्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था उसके अंदर चाइना से टॉयज आ रहे थे इंडिया की मार्केट के अंदर। चाइना के टॉयज तो इसलिए खरीदा जा रहा था क्योंकि वो काफी सस्ते दामों में भारत के अंदर बेच रही थी। तो अब इसमें एक एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए चाइना से जो है हमारे पास टॉयज 30 रुपीज का था वो, ठीक है, और इंडिया के अंदर भी जो टॉयज था वो कितने रुपए का था, वो 50 रुपए का था। चाइना से मैन्युफैक्चर होकर के आया। अब भारत की गवर्नमेंट ने क्या करा था, उस समय तो ये 30 रुपीज में आकर के यहाँ पर 40 रुपीज में बेच रहा था, तब भी इसको जो है बिक रहा था। भारत का टॉय तब भी उसके सामने बहुत महंगा साबित हो रहा था।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर हमें इन सारी चीजों को रोकना है या फिर अपने देश के प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि तुम हार मत मानो, तुम इनसे लड़ो, कॉम्पिटिट करो, तो उन्होंने क्या कहा, टैक्स ऑन इंपोर्ट, हम आज से टैक्स लगा देते हैं इंपोर्ट पर। तो जब ये चाइना का जो माल भारत के अंदर 30 रुपए में आ रहा था, आज इस पर 30 रुपए का टैक्स और लगा दिया गवर्नमेंट ने। अब ये इंडिया के अंदर आकर लगेगा 60 रुपए। इंडिया का माल पहले भी बेकार नहीं था, अब भी बेकार नहीं है। बस बात क्या थी, शर्त क्या थी कि वो बहुत महंगा था और चाइना अपने सस्ते सस्ते दामों में प्रोडक्ट उतार रही थी, इसलिए उसने मार्केट पर पूरा कंट्रोल कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब क्या हुआ, इंडिया की गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर रखा था, आजाद था भारत देश की, कोई भी कंपनी आए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आकर के हमारे देश के अंदर सामान बेच दे, लेकिन इससे हमारे देश की नुकसान होने लगा कि हमारे देश के अंदर इंपोर्ट बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे। तो इंपोर्ट नहीं बढ़ाने में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इसमें जो है पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया कि आज से हम इंपोर्ट पर जो है टैक्स लगाएंगे, और टैक्स लगा करके देखा तो वो कॉस्ट जो है हमारी इंडिया के प्रोडक्ट से भी ज्यादा बैठ रही थी। तो इससे हमारे देश की गवर्नमेंट को फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होना शुरू हो जाएगा। कि वो क्या कर रही थी, इस पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने से उसका कोई मतलब नहीं था। मतलब आपको ये पता लग रहा होगा कि गवर्नमेंट ने तो 30 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो उससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही होगी। वो तो एक सेकेंडरी बात है कि हमारी गवर्नमेंट टैक्स के माध्यम से अपने पैसा इकट्ठा करती है, लेकिन उसका इस टैक्स को लगाने का मेन मोटिव ये था कि वो अपने देश के प्रोड्यूसर्स जो पिछड़ गए हैं, जो टॉयज बना रहे थे या बना सकते हैं, अच्छे बना रहे थे, उन सब के बिजनेस खत्म हो गए, उनको मोटिवेट करना, उन्हें दोबारा से मार्केट के अंदर स्टेब्लिश करना। और क्योंकि जब यही प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर बनेगा और हमारे देश की इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी, तो हमारे देश का प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर बिकना शुरू हो जाएगा। और उससे क्या होगा, कई बार अगर जब 60 रुपीज का है तो उसे कौन खरीदेगा, हमारा तो 50 रुपए तैयार हो रहा, हम भी बेच देंगे दूसरे देशों के अंदर, तो हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने प्रोडक्ट को दोबारा से एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर अपनी मार्केट के अंदर अपना ही कब्जा हो, इसलिए ये टैक्स ऑन इंपोर्ट के ऊपर एक पॉइंट जो है इंट्रोड्यूस करा करके दिखाया था। So, इसमें कहा गया है गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज। कई बार गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स इसलिए लगाती है ताकि इंक्रीज हो जाए प्रोडक्शन, और कई बार डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया, डिक्रीज किया गया, इंक्रीज डिक्रीज किया गया। किसका, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का, मल्टीनेशनल प्रोसेस का तो डिक्रीज किया गया, और इंडिया की मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट था या प्रोड्यूसर्स थे उनके प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए टैक्स लगाया गया या फिर ट्रेड बैरियर्स लगाए गए। तो ये क्लियरली दिया गया है, गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को कम या ज्यादा करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स जैसे कुछ बाधाओं को ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर उतार देती है। और लिबरलाइजेशन का मतलब, लिबरल तो है ही, हम लोग फ्री हैं, और इसी वजह से हमारे देश के अंदर सभी के सभी कंट्रीज इकोनॉमिक रिलेशंस को, ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए आ सकती है। लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्री है, ठीक है। So to protect producers within country from foreign competition, Indian government has introduced trade barriers. तो इसमें एक और बात बताई गई है कि जो ये हमारा लिबरलाइजेशन का प्रोसेस है वो कब शुरू किया गया था, करता क्या था हमारा देश, ट्रेड बैरियर्स जब नहीं होते थे तब उस समय क्या हो रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंपनियां, विदेशी कंपनियां आकर के भारत के अंदर पैसे लगाती थी और ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेती थी। लेकिन आज हुआ क्या, 1991 के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को जो है इंप्लीमेंट करने की सोची। उसको सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करने के पीछे एक ही मकसद था हमारे देश की गवर्नमेंट का कि कंपटीशन बढ़े। कंपटीशन बढ़ेगा, विदेशी प्रोडक्ट भी हमारे देश के अंदर आ रहा होगा और हमारे देश का प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, पहले बिक नहीं रहा था। अब कंपटीशन के अंदर क्या होना शुरू होगा, हमारे देश के प्रोड्यूसर्स को भी लगेगा कि अब तुम शायद अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा कर दो कि ये जो विदेशी प्रोडक्ट है ये हमारे देश के अंदर बिकना बिल्कुल बंद हो जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या 1991 के अंदर कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए और इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, ताकि प्रोड्यूसर्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए। और जब उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो क्वालिटी भी ऑब्वियसली प्रोडक्ट की बढ़ाएगी। जब तक प्रोडक्ट की हम क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर नहीं सेल आउट होगा, और सेल आउट होते ही दूसरे देशों की डिमांड जो है गिर जाएगी, हमारे देश के ही शायद प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होने लगे। यही मेन मोटिव था हमारे देश की गवर्नमेंट का इस लिबरलाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। ये बताया गया, गवर्नमेंट पुट ट्रेड बैरियर्स टू कंट्रोल
फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कई बार जब कंपनियां ज्यादा ही हमारे देश के अंदर अपना इंटरफेरेंस करने लगती हैं या ज्यादा ही प्रोडक्ट को अपने सेल आउट करने के लिए, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे देश की गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को यूज करती है। ड्यू टू फॉरेन ट्रेड मैनी ऑफ आवर कंट्रीज मनी हमारे देश से क्या होती है, बाहर जा रही होती है दूसरे देशों के अंदर, और उससे उस कंट्री का फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, हमारे देश का फॉरेन रिजर्व कम होगा, उस कंट्री के जो है ज्यादा बेनिफिट होंगे। सो इन सारे के सारे प्रोसेस को जो है खत्म करने के लिए ट्रेड बैरियर्स को लगाना जरूरी है, और कई बार हटाती भी है, लगाती भी है, हटाती भी है, दोनों ही काम मैंने बताया थे आपको। यहाँ पर टैक्स इंपोर्ट कर दिया और हटाती भी है, लगाती भी है, ताकि डिक्रीज और इंक्रीज किया जा सके ट्रेड एक्टिविटीज को, और हमारे देश की जनता को अवेयर करने के लिए और उनकी प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर कंपटीशन जनरेट हो। इन सारे मोटिव्स के पीछे ही ये सारा इस लिबरलाइजेशन प्रोसेस को करने का यही मोटिव है हमारे देश की गवर्नमेंट का, टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग प्रोड्यूसर्स सो दैट दे मे प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स व्हिच वी कैन एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज आल्सो, एंड ड्यू टू एक्सपोर्ट आवर फॉरेन रिजर्व विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि नहीं सुना? यस सर। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एक और संस्था आप लोगों ने सुनी होगी IMF, सुना है किसी ने? नहीं, इसी तरीके से एक और ऑर्गेनाइजेशन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर वर्क करती हैं, मतलब ये सभी कंट्रीज के लिए वर्क करती हैं। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर सारा का सारा फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड कैसे हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन कितनी कंपनियां जा सकती हैं, कितना पैसा लगा सकती हैं, किस तरीके से वो जाकर के बिजनेस करेंगी, इंपोर्ट कैसे हो, एक्सपोर्ट कैसे हो, इंपोर्ट पर कितना टैक्स लगे, एक्सपोर्ट पर कितना टैक्स लगे, हर एक चीज को, हर एक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है एस्टेब्लिश किया गया है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 के अंदर सोचा गया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड की एक्टिविटीज को कंट्रोल की जाए। और हुआ क्या, ऑन 15 अप्रैल 1994 123 नेशंस ने साइन करके एक डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया कि हाँ, हम सब लोग एग्री होते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करे, और वो बताए कि लिबरलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा, ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा। हर एक तरह की ट्रेड एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल मिला। कौन सी तारीख को? 15 अप्रैल 1994। क्लियर हो गया आप लोगों को? और लिबरलाइजेशन कहा गया, लिबरलाइजेशन इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक संघ बनाया गया, किसकी थिंकिंग थी? डेवलप्ड कंट्रीज की सोच थी कि जो डेवलप्ड नेशन थी वो चाहते थे कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने। तो डेवलप्ड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग पर इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया। इसके बाद कहा गया कि इंडिया को भी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने भी देखो 1991 में क्या किया था, लिबरलाइजेशन प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर चुके थे। और लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि आज से सारे के सारे देश, सारी की सारी कंट्रियां क्या है, फ्री हैं, वो किसी भी देश के अंदर जाकर के ट्रेड कर सकती हैं। या फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने भी कहा लिबरलाइजेशन में कि हम भी आज से आजादी करते हैं, आजाद हैं कि हमारे देश की कंट्री, वो कंपनियां दूसरे देश के अंदर जाकर के अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकती हैं, या फिर दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश के अंदर आकर के भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। सो लिबरलाइजेशन इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। भारत के अंदर भी इस लिबरलाइजेशन प्रोसेस को कुछ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, सपोर्ट किया। वो कौन कौन सी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है? जैसे कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भी अपना अप्रूवल दिया भारत को कि हाँ, तुम लोग लिबरलाइजेशन के थ्रू अपने देश की कंपनियों को दूसरे देशों के अंदर भेज सकते हो। एक होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये तो कई सारी ऐसी वर्ल्ड लेवल की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अप्रूव किया कि हाँ, इंडिया के अंदर भी लिबरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकती हैं। मैं आपको एक सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, वर्ल्ड बैंक का भी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आज वॉशिंगटन के अंदर है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके भी हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन के अंदर है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आज 190 कंट्रीज के लिए वर्क करती है, और जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज हमारे देश मतलब आज की तारीख में वो 165 कंट्रीज के लिए वर्क करती है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो कहा गया इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसने कैसे काम करना शुरू किया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इनिशिएटिव है, एक प्रोसेस है जो शुरुआत की गई थी डेवलप्ड कंट्रीज की। उनकी डिमांड थी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड एक्टिविटीज को कंटिन्यू किया जा सके। सो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, इट एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। काम क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? रूल्स एंड रेगुलेशंस को एस्टैब्लिश करना। मैंने आपको शुरू में बताया था, पॉलिसीज बनाना कि कौन सा देश कितना जो है ट्रेड कर सकता है, उसके साथ इंपोर्ट कौन कौन कर सकता है, या वो कौन सी कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट कर सकता है, किस तरीके के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होंगे, या वो टैक्स लगेगा उसके ऊपर कि नहीं लगेगा। As on July 2016, nearly 165 countries of the world are currently member of the world WTO। मैंने तो आपको और भी ज्यादा करंट में बता दिया कि आज की तारीख में भी 165 कंट्रीज आर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल की जाती हैं। सभी के सभी देश जो हैं किस तरीके से ट्रेड करें, वो सब के सब WTO की ही बात को मान करके अपने ट्रेड के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। कहा गया इसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है, सलाह देता है अपने सभी देशों को कि किसी भी तरह का फॉरेन ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगाना हार्मफुल होता है, उससे जो है नुकसान हो सकता है। आपने देखा था पिछले उसमें भी कि चाइना को उससे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड के ऊपर जब हमने बैरियर्स लगा दी तो नुकसान होना शुरू हो गया, जबकि जब तक हमने बैरियर्स नहीं लगाए थे उससे पहले चाइना के ई प्रोडक्ट हमारी इंडिया के अंदर मार्केट में अच्छे तरीके से जो है बिक रहे थे, लेकिन बैरियर्स लगने से देश के अंदर नुकसान होना शुरू हो गया। तो फिर कहा गया कहीं कहीं प्रोसेस में ये भी देखा गया है कि ट्रेड बैरियर्स लगने से प्रमोशन होता है। प्रमोशन भी हुआ, उसमें हमने देखा कि जब चाइना के गुड्स पर बैरियर लगाया गया तो प्रमोशन किसका हुआ? इंडियन गुड्स का। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है ये कंट्री की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो कितना जो है फॉरेन ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगाती है। वो अगर डेवलप्ड कंट्री है तो वो नहीं चाहेगी कि किसी तरीके से बैरियर्स लगे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो चाहती हैं कि बैरियर लगे, क्योंकि वो डेवलपिंग है, वो चाहती हैं कि अपने देश के भी प्रोडक्ट को कहीं ग्लोबली जाना जाए। भाई कोई डेवलप्ड कंट्री है, उसे क्या जरूरत है किसी का भी प्रोडक्ट आकर के बिके, उसके वो तो पहले से डेवलप हो चुकी है। लेकिन जैसे भारत एक देश है जो डेवलपिंग कंट्री है, अगर हम लोगों ने यहाँ की ही कंट्रीज, यहाँ की ही इंडस्ट्रीज को पहले डेवलप करना नहीं चाहा और दूसरे देशों के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे तो हमारे देश की तो इकोनॉमी और भी ज्यादा पीछे चली जाएगी। तो गवर्नमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ये बैरियर्स से दोनों ही काम होते हैं, प्रमोशन भी होता है और कई बार डिक्रीमेंट भी नोटिस किया गया है। ये डिपेंड करता है कि वो कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। अगर डेवलप्ड है तो उसे ट्रेड बैरियर से कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री है तो उसे ट्रेड बैरियर्स लगा देने चाहिए ताकि वो कंपटीशन उससे इंक्रीज होगा, और कंपटीशन जब इंक्रीज होगा तो आदमी ज्यादा मेहनत करता है। जैसे कि भाई क्लास में भी हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेंगे और टेस्ट में बच्चों के अंदर होड़ लगी रहती है कि भाई मैं कौन सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर के आएगा। कंपटीशन है ना, जब इतने सारे जने एक जैसा ही सामान प्रोड्यूस करेंगे तो उसके अंदर कंपटीशन रहेगा कि भाई हमारे देश का सामान देखें किसका सबसे ज्यादा जाकर के बाहर बिकेगा। तो कंपटीशन के अंदर क्वालिटी इंक्रीज होगी, और वो हुआ कब, कंपटीशन कब बढ़ा, जब फॉरेन ट्रेड के ऊपर हम लोगों ने बैरियर्स लगाए। सो यही कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम यही है कि लिबरलाइज रखे इंटरनेशनल ट्रेड को, हम लोग आजाद करें अपने देश को कि कंपनियां आए और उसमें ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हमारे देश के अंदर आने के लिए तैयार होंगी तभी हमारे देश का आदमी जागरूक होगा कि तेरा ही सामान जो है पिछड़ता ज्यादा है। और कई बार हमें नए नए आइडियाज भी मिलते हैं, दूसरे देश की कंपनियों से सीखने को भी मिलता है कि किस तरीके से वो किस पॉलिसी को अपना करके अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड फेमस बना देती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के पूरे देश के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पर अपने थ्रू पूरे देशों को जो है नचा सकती है या कंट्रोल करते हैं कि किस तरीके से वो ट्रेड एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को?
ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत के अंदर हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को शुरू किया और उससे भारत की इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ा। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, मैंने शुरू में बताया था मल्टीपल प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं मार्केट के अंदर, न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है आ जाते हैं। डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बार विदेशी कंपनियां आकर के हमारी कंपनीज को डेवलप करती हैं, कई बार हम लोग खुद अपनी कंपनीज को डेवलप करना शुरू कर देते हैं इस चक्कर में कि हमारा प्रोडक्ट भी कहीं और जाकर के बिकना शुरू हो जाएगा। बूस्ट टू इंडियन कंपनीज, भारत के अंदर जब विदेशी कंपनियां आकर के अपना पैसा लगाती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं और वो अच्छे तरीके से चलती हैं, तो भारत का आदमी मोटिवेट होता है, अरे तू तो इस देश का है, अगर तूने अपनी कंपनी को नहीं चलाया तो फिर क्या फायदा। तो बूस्टमेंट मिलता है, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं दूसरे देश की कंपनियों को देख करके। बूस्ट टू सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर बूस्ट कैसे हुआ, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, नया नया रोजगार मिला, अलग अलग कंपनीज के अंदर लोगों को काम करने को मिलना शुरू हो गया। फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी मतलब दूसरे देशों की करेंसी हमारे देश के अंदर आएगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया, दूसरी कंपनियां डायरेक्ट आकर के भारत के अंदर पैसे लगा रही हैं। ग्लोबल फॉर्म ऑफ मॉडर्न बिजनेस, आज हमारे देश के प्रोडक्ट को सिर्फ हमारे देश में जाना जा रहा था, आज ग्लोबली जाना जा रहा है, दूसरे देशों के अंदर भी हमारी कंट्री की रेपुटेशन जो है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन कंपटीशन, और कंपटीशन तो बढ़ता ही है, जब किसी एक आदमी का एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है और उसी को कंज्यूम करना है तो क्या कंपटीशन, लेकिन जब एक ही तरह के कई सारे प्रोडक्ट हों और उसे कंज्यूम करने में फिर लोग क्या करेंगे, चूज का ऑप्शन उनके पास आ जाता है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, और वो क्वालिटी और क्वांटिटी और प्राइस को ध्यान में रखते हुए ही किसी प्रोडक्ट को जो है चूज करते हैं। लास्ट में कहा गया है नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ग्लोबलाइजेशन की, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, कई बार जो है एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। मैंने बताया ना, जैसे चाइना के प्रोडक्ट आकर के बिकने शुरू हो गए तो भारत की जो वर्कर्स थे जो इंडियन टॉयज को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन ही तो हुआ कि उनके काम धंधे बिल्कुल ही चौपट हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। उसके बाद आता है लेस इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर, आज जो है फिर लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर के, जैसे कि इंडिया तो एक एग्रीकल्चरल लैंड है, सदियों से हम जानते हैं, यहाँ तो भारत के लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी शो करते थे। जब वो देखेंगे नई नई कंपनियां आ रही, चलो तुम भी उनके साथ चलो, तुम भी वहां पर नौकरी करना शुरू कर दो, तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर लेबर की शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी। फेलियर इन पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आप लोगों ने कई बार पढ़े हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर सरकार गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज चलाती है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कहे जाते हैं, तो उनके अंदर कमी आनी शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती हैं, लार्ज स्केल पर आकर के प्रोडक्शन करती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है कम पैसों पर जो अपना रोजगार चला रही थी, उन्हें भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि मान लीजिए कंपनी कोई फॉरेन कंपनी आई और उसने पैसा लगाया, थोड़े दिन वो चल गई, लोगों को जॉब मिल गई, दुनिया भर के लोगों को, थोड़े दिन बाद वो अपने प्लांट को लेकर के कहीं और जाकर के एस्टेब्लिश करना शुरू कर दे, तो वो सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट कंपटीशन की वजह से होता है, ये सारा का सारा हमारा यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा।